रॉथस्चाइल्ड, ये सिर्फ एक नाम नहीं है। ये नाम सुनते ही जहन में आती है बेहिसाब दौलत और जबरदस्त ताकत, है ना? लेकिन इस नाम के चारों ओर कहानियों, मिथकों और रहस्यों का एक ऐसा जाल बुना हुआ है कि सच और अफसाने में फर्क करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो चलिए आज एक कोशिश करते हैं, इस परिवार की कहानी के बही खाते से कुछ पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि आखिर हकीकत है क्या। सवाल बहुत बड़ा है और इसका जवाब वो उतना ही पेचीदा है। आखिरकार ये कैसे मुमकिन हुआ कि सिर्फ एक परिवार ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली? चलिए इस बड़ी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी पड़ताल शुरू होती है उस सबसे मशहूर कहानी से जो अक्सर इस परिवार के उदय का कारण बताई जाती है, वोटरलू का मिथक। और इस कहानी में ड्रामा भरपूर है। सोचिए, साल 1815, वॉटरलू का मैदान। नेपोलियन की हार लगभग तय हो चुकी है। कहा जाता है कि नेथन रॉथस्चाइल्ड तक ये खबर किसी भी और से मतलब सबसे पहले पहुंची। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने लंदन स्टॉक एक्सचेंज में जाकर ऐसा माहौल बना दिया मानो ब्रिटेन जंग हार गया हो। बस फिर क्या था, बाजार में मच गई अफरा तफरी। लोग घबराहट में अपने बॉन्ड्स औने पौने दाम पर बेचने लगे। और ठीक उसी पल जब कीमतें जमीन पर आ गईं, नाथन के एजेंट्स ने कौड़ियों के भाव में सब कुछ खरीद लिया। लेकिन यहीं पर कहानी और हकीकत का सीधा टकराव होता है। एक तरफ तो ये सनसनीखेज किस्सा है और दूसरी तरफ खुद रॉथस्चाइल्ड परिवार के आर्काइव्स। और वो क्या कहते हैं? वो बताते हैं कि इस कहानी के सबूत ना के बराबर हैं, बहुत कमजोर हैं। असल में उनकी कामयाबी का राज एक दिन की बाजार की हेराफेरी में नहीं, बल्कि सालों तक ब्रिटिश युद्ध प्रयासों को फाइनेंस करने की उनकी सोची समझी रणनीति में छिपा था। तो सवाल ये उठता है कि अगर वॉटरलू की कहानी पूरी सच्चाई नहीं है, तो फिर उनकी सफलता का असली फॉर्मूला क्या था? आइए अब उनके उस असली ब्लूप्रिंट को समझते हैं जिसे 5 भाइयों ने मिलकर तैयार किया था। देखिए, मेयर एम्स्टल रॉथस्चाइल्ड का जो आइडिया था वो उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल क्रांतिकारी था। उन्होंने दुनिया के पहले मल्टीनेशनल बैंक की कल्पना की, मतलब एक ऐसा फाइनेंशियल नेटवर्क जहां उनके 5 बेटे यूरोप के अलग अलग कोनों में बैठकर एक अकेली ताकतवर टीम की तरह काम कर रहे थे। वो जानकारी और पैसा एक दूसरे तक इतनी तेजी से पहुंचाते थे जिसकी उस वक्त कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और ये नेटवर्क काम कैसे करता था? बहुत ही स्मार्ट तरीके से। मेयर एम्स्टल ने अपने 5 बेटों को यूरोप के 5 सबसे बड़े फाइनेंशियल हब्स में तैनात कर दिया: फ्रैंकफर्ट, वियना, लंदन, नेपल्स और पेरिस। सोचिए, इस तरह उन्होंने जानकारी और पैसे का एक ऐसा प्राइवेट हाईवे बना लिया था जो उस वक्त की सरकारों से भी ज्यादा तेज और असरदार था। इतिहासकार नियल फर्ग्यूसन मेयर एम्स्टेल के एक कथन का जिक्र करते हैं जो उनकी बिजनेस फिलॉसफी का निचोड़ है। वो कहते थे, अगर तुम खुद को सबका प्यारा नहीं बना सकते तो ऐसा बनाओ कि सब तुमसे डरें। ये एक बहुत ही कठोर दर्शन था, लेकिन ये उनके हर फैसले में झलकता था। उनके लिए ताकत और प्रभाव ही सब कुछ था। तो अपने इस बेजोड़ नेटवर्क के दम पर उन्होंने अपनी नजरें युद्धों से आगे बढ़ाईं। अब देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली और एक नई दुनिया की औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने में लग गए। देखिए, नेपोलियन के युद्धों के बाद जब यूरोप में शांति का दौर आया तो रॉथस्चाइल्ड परिवार ने अपनी जबरदस्त दूरदर्शिता का सबूत दिया। उन्होंने ये बात समझ ली कि भविष्य अब सिर्फ सरकारों को कर्ज देने में नहीं है, बल्कि औद्योगिक क्रांति की रीढ़ की हड्डी को फाइनेंस करने में है। मतलब रेलवे लाइनें, बड़ी बड़ी खदानें और विशाल कारखाने। उनकी पहुंच की कोई सीमा नहीं थी। और हाँ, ये अक्सर नैतिक रूप से काफी जटिल भी हुआ करती थी। ये जो कॉन्फेडरेट कॉटन लोन बॉन्ड है, ये इसका एक बहुत गंभीर उदाहरण है। सोचिए, रॉथस्चाइल्ड का पैसा एक तरह से अमेरिकी बागानों में काम करने वाले गुलामों के उगाए गए कपास को लंदन और पेरिस के फाइनेंसरों से जोड़ रहा था। इससे पता चलता है कि उनका कारोबार कितना ग्लोबल और कितना उलझा हुआ था। और उनका प्रभाव सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं रहा। अटलांटिक के पार अमेरिका के औद्योगिक विकास में भी रॉथस्चाइल्ड जैसी यूरोपीय फर्मों की पूंजी की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। चाहे वो रेलवे हो या कोई और इंडस्ट्री, उनकी फंडिंग ने अमेरिकी तरक्की की रफ्तार बढ़ाने में काफी मदद की। लेकिन बात सिर्फ पैसों और बही खातों की नहीं है। उनकी विरासत इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। उन्होंने संस्कृति और वैश्विक राजनीति पर भी एक ऐसी छाप छोड़ी है जो आज भी कायम है।
बैंकिंग की दुनिया से अलग कला के लिए भी उनका प्यार जबरदस्त था। इसका एक शानदार उदाहरण है उनका विश्व प्रसिद्ध वाइन एस्टेट शैटो मूटॉन रॉथस्चाइल्ड। और इसकी खास बात क्या है? 1945 से उनकी हर विंटेज वाइन की बोतल का लेबल पैब्लो पिकासो, साल्वाडोर डाली, एंडी वॉरहॉल ऐसे महान कलाकारों ने डिजाइन किया है। सोचिए, ये कला और वाइन का कितना अद्भुत संगम है। और जैसा मैंने कहा, उनका प्रभाव सिर्फ व्यापार और संस्कृति तक ही नहीं, बल्कि सत्ता के गलियारों तक भी था। ये जो खत है, ये 1917 की बालफोर घोषणा है और ये सीधे लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड को संबोधित की गई थी। इसमें ब्रिटिश सरकार ने फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर बनाने का समर्थन किया था। ये 20वीं सदी के एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़ था और इसमें उनकी सीधी भूमिका थी। तो चलिए अब इस विश्लेषण के अंतिम हिस्से पर आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों ये परिवार आज भी इतने सारे मिथकों और अटकलों के केंद्र में बना हुआ है। ये पुराने बही खाते, ये नवाचार, रणनीति और बिजनेस की कहानी कहते हैं, लेकिन अक्सर इन पन्नों पर लिखी स्याही से ज्यादा ताकतवर वो कहानियां हो जाती हैं जो लोगों की जुबान पर जिंदा रहती हैं। बही खाता शायद सच बताता है, पर मिथक वो ज्यादा दिलचस्प होता है। और ये मिथक आज भी जिंदा हैं। स्रोत सामग्री को देखें तो आज भी कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मौजूद हैं। कुछ का दावा है कि रॉथस्चाइल्ड परिवार ने ही गुपचुप तरीके से अमेरिकी फेडरल रिजर्व बनाया। कुछ कहते हैं कि वो IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल करके देशों को कर्ज में फंसाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि वो युद्धों से मुनाफा कमाने के लिए दोनों पक्षों को पैसा देते हैं। अब यहाँ पर एक बात समझना बेहद जरूरी है। जैसा कि इन्वेस्टोपीडिया का स्रोत बताता है, उनकी इस असाधारण सफलता ने ही उन्हें यहूदी विरोधी साजिशों का एक आसान निशाना भी बनाया। इतिहास में ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई अल्पसंख्यक समूह इतनी तेजी से तरक्की करता है तो वो कई बार शक और नफरत का केंद्र बन जाता है। इन थ्योरीज ने उनकी विरासत को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जबकि उनकी असली कहानी तो जबरदस्त लचीलेपन और फाइनेंशियल इनोवेशन की। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आके रुकते हैं कि जब कोई कहानी इतनी बड़ी हो जाए कि वो इतिहास से ज्यादा एक मिथक बन जाए, तो फिर सच्चाई का मालिक कौन होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास, हमारी यादों और सच के बीच की धुंधली लकीरों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।